इसका उद्देश्य जो था ना कि 2030 तक, ठीक है ना, जो GER है, GER, ठीक है ना, ग्रॉस इनरोलमेंट और रेशियो, जो सकल नामांकन अनुपात है ना 2030 तक कितना परसेंट हो जाना चाहिए? 100% होना चाहिए, ठीक है ना। इस शिक्षा नीति को लाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो हम लोग का सकल नामांकन अनुपात जो होता है, हिंदी में लिख दें, सकल नामांकन अनुपात जो होगा 2030 तक हम लोग का कितना परसेंट पहुंच जाना चाहिए? 100% पहुंच जाना चाहिए, ठीक। इससे पहले शिक्षा नीति आई थी कब? 1968 में भी थी, ठीक। उसके बाद से आई 1986 में, 92 में भी आई, लेकिन 92 का ज़्यादा मान्यता नहीं दिया गया है। यही 1986 जो है ना वो, इसमें याद रखना है आप लोग का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी 1986 के जो शिक्षा नीति आई थी उसमें शुरू किया गया था, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ साथ इसमें जो राष्ट्रीय, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी की प्रणाली से इसको क्या किया गया? शुरुआत किया गया, ठीक है ना। किस रूप में? ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में, ठीक। देखिए इसको लागू कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को। कौन किया होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को। उसके बाद से जो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक, उन्होंने जनवरी 21 में, ठीक है ना, क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डेट लगभग 7 जनवरी था, ठीक, लगभग 7 जनवरी 2021 में शिक्षा मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल थे। रमेश पोखरियाल ने, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब टीचरों को क्या करना चाहिए? इसके जो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन है जो इस नई शिक्षा नीति का, इसके विकास के लिए टीचरों को क्या होना चाहिए? अब प्रशिक्षित करना चाहिए, यानी क्या देना चाहिए? ट्रेनिंग देना चाहिए कि शिक्षा नीति के बारे में समाज को, बच्चों को बताया जाए और खुद भी अच्छे से जाना जाए कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव लाए गए हैं, इससे क्या क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या नुकसान भी हैं, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल जो थे शिक्षा मंत्री, वही जनवरी 2021 में, ठीक है ना, इसकी घोषणा किए थे कि अब शिक्षकों की इसके रूप में इसको क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए। इस चीज़ की ट्रेनिंग क्या कर देनी चाहिए? शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, नई शिक्षा नीति को। अब देखिए, अब इस जो NEP है, नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, इससे हम लोग को क्या क्या लाभ है, इसमें कमियां क्या रह गई हैं, ठीक है ना, जो अपडेट अभी होने बाकी हैं, या सरकार अगर आगे चाहे तो अपडेट भी कर सकती है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जान गए कि नई शिक्षा, ये देखिए एक चीज़ और जान जाइएगा, ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसका जो नई शिक्षा नीति को लिखा गया था ना, इसको 66 पन्ने में लिखा गया है, ठीक। ठीक है ना। और सबसे मुख्य बात इस शिक्षा नीति का क्या था कि जो हम लोग का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, मानव संसाधन, उसको खत्म कर दिया गया है और उसको क्या नाम दे दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदल कर दिया गया है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना, श्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए। हम स्टार्ट करते हैं। ये कितने भागों में बटा है, ठीक, नोट करिए। आइए बाबू कंटिन्यू करते हैं आगे। इससे पहले जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है ना, क्लास 12 तक हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ लेते हैं, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन किसी स्पेशल बोर्ड का नहीं होता है, वो किस चीज़ से होता है? यूनिवर्सिटी से होता है, ठीक है ना। यानी विश्वविद्यालय हमको क्या कराती है? ग्रेजुएशन कराती है। इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति में आपका ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, इसी पॉलिसी से करना पड़ेगा। लेकिन इस करना पड़ेगा कोई मजबूरी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या क्या मिलेगा फ़ायदा वो हम लोग जानते हैं। देखिए जो पहले तो जो 1 to 12 था ना हम लोग पढ़ते थे, ठीक। अब देखिए इसी को 5 + 3 + 3 + 4 के रूप में पढ़ेंगे। ये क्या है 5 + 3 + 3 + 4, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला स्टेज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी स्टेज, ठीक। प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, अभी तक जो होता है ना, अभी यहाँ पे बच्चे 5 साल 6 साल पे स्कूल जाते हैं। उसके बाद से LKG पढ़ेंगे, UKG पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, लगभग 4-5 साल लग जाएगा। यानी 9-10 ईयर का हो जाएगा बच्चा, पता चलेगा 2nd क्लास में है। इसमें क्या होगा प्राइमरी स्टेज में, इसमें सबसे अच्छी सिस्टम यह है ना कि इसमें नो एग्ज़ाम के साथ चलेगा काम, ठीक है ना। यानी इसमें एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। इसमें जो बच्चा होगा 3 वर्ष का, जब 3 वर्ष का उम्र हो जाएगा ना, यही 3 वर्ष का उम्र लिख लीजिए, बच्चे को हम लोग स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे। जब भी बच्चा 3 साल का हो जाएगा हम लोग क्या करा देंगे, उसका दाखिला दिलवा देंगे स्कूल में। लेकिन इसमें किया क्या जाएगा, ये कौन सा स्कूल होगा? प्लेवे स्कूल, ठीक है ना। यानी बच्चों के केवल खेलने के लिए, बैठने के लिए, वहाँ पे कुछ देर ठहरने के लिए नियम बनाए गए हैं, ताकि बच्चों का क्या हो, इंटरेस्ट बढ़े स्कूलों से, ठीक है ना। वो जानने सीखने के लिए नहीं, बच्चों का जो स्कूलों से इंटरेस्ट हो कि हमको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डेली वहाँ पे जाएंगे तो घूमने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा। इस वे से इस प्लेवे स्कूल का निर्माण किया गया। 3 वर्ष के बच्चों को इसमें दाखिला दे दिया जाएगा। और जो ये 3 साल के बच्चे को इसमें हम डाल देंगे ना, इसमें रहना कितने साल है? 5 ईयर रहना है, ठीक है, ठीक है ना, 5 ईयर्स। यानी इस 5 ईयर्स में 3 वर्ष का बच्चा जो होगा, ठीक है, उसके बाद से इसी में विदाउट एग्जाम क्लास 1 एंड क्लास 2 इसमें क्वालिफाई कर लेगा बच्चा, ठीक है। इसमें नो एग्जाम के साथ, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा इसका, और खेलते हंसते खेलते कूदते ही बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 क्या कर लेगा? पास कर लेगा, ठीक है। अब खेलने का मतलब केवल कूदने से नहीं है। वहाँ पे मान लीजिए आपने ABCD का कुछ चार्ट टांग दिया, उससे भी बच्चा कुछ सीख सकता है। काउंटिंग का टांग दिया, उससे बच्चा कुछ सीख सकता है, ठीक है ना। आप जिस माध्यम से, खेलने कूदने के माध्यम से, बस कोई प्रेशर आप नहीं दे सकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक। जो सेकेंड स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है ना, ये इसमें कितने साल रहेगा बच्चा? 3 साल, ठीक है। यहाँ देखिए 3 ईयर। इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसमें एग्जाम लिए जाएंगे। इसमें किस किस क्लास तक बच्चा पढ़ेगा? 1, 2 तो पढ़ चुका है ना, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 पढ़ेगा। इसमें इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें मदर टंग के जो लैंग्वेज होंगे ना, यानी माता का जीव जो होता है, घर पे जो माता बोलती है, अगर पंजाब का लड़का है तो पंजाबी सीखेगा, मराठी है तो मराठी भाषा सीखेगा, बंगाल का लड़का है तो बंगाली भाषा पढ़ेगा। उसको मदर टंग से एक सब्जेक्ट इसको सिखाना ही सिखाना है, ठीक है। नेशनल भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जो जिस स्टेट में बच्चा है वहाँ का जो लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, स्टेट लैंग्वेज, उस हिसाब से बच्चा वो पढ़ेगा, वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मदर टंग,
ठीक है ना, मदर टंग लैंग्वेज, ठीक, मदर टंग लैंग्वेज पढ़ेगा। ठीक, इसके बाद से बच्चा किस क्लास में चला जाएगा, 6, 7, 8, उसको हम लोग कौन सा स्टेज कहते हैं, मिडिल स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज हम लोग पढ़ेंगे मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी बच्चा कितने साल रहेगा, 3 साल रहेगा। इसमें कौन कौन सा क्लास कंप्लीट करेगा वो, इसमें भी एग्जाम होगा ना, इसमें क्लासेस जो होंगी ना 6 कवर करेगा, 7 कवर करेगा और 8 कवर करेगा। इसमें बाबू खास बात यह है ना, इसमें वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग दी जाएंगी, वोकेशनल ज्ञान दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, आर्ट भी रहेगा। जिस स्टेट से, जिस कोर्स से बच्चा पढ़ना चाहता है, ये नहीं कि मान लीजिए आपने मैथ लिया तो उसके साथ आप बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, कॉमर्स का नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, आर्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ एक वोकेशनल पढ़ना पड़ेगा। वोकेशनल में कहने का मतलब ये है, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। वोकेशनल कहने का मतलब अगर लड़कियां हैं तो सिलाई सीख सकती है, कंप्यूटर सीख सकते हैं, ठीक है ना, सिलाई हो गया, कंप्यूटर हो गया। अगर कोई कारपेंट्री है तो कारपेंट्री यानी बढ़ईगिरी भी सीख सकता है, ठीक है ना, कोई दर्जी का काम सीख सकता है। यानी आप जिस चीज़ में जाएंगे, आप जिसमें आपकी रुचि है, वो क्या कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये वोकेशनल आपको दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से और अर्थ ये होता है ना कि जो सोचने की क्षमता होगी वो आपकी बढ़ा दी जाएगी। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे होंगे कि मान लीजिए जो हम लोग की घर बोतल आता है कैसे बनता है, तो उसको कंपनी में कैसे बनाया जाता है, उसको टीचर को क्या करे, पहले उसको डिस्प्ले करे, उसके बारे में अच्छी तरीके से बताए, तब आपको जब उस कंपनी में ले जाया जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ ये है कि उसको कुछ आप डिस्प्ले करके भी दिखाइए कि बच्चों को कि कैसे इसमें क्या हो सकता है, उसकी जिज्ञासा अगर आप उसी चीज़ में है तो कैसे उस चीज़ को सीख सकता है। ठीक है, ये मिडिल स्टेज आप लोग कर लीजिए। आगे हम बता रहे हैं, अब ये बच्चा है ना 4 वाला। हाँ देखिए बाबू, जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं यानी 6, 7, 8 के बच्चे ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं दिमाग से, इसीलिए जो क्रिटिकल थिंकिंग होंगी ना उसको समझ में अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है ना, क्रिटिकल की स्पेलिंग मिस्टेक थी, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनके बस की ज़्यादा चीज़ थी नहीं। उसके बाद से क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ से उठा के किस में डाल दिया गया, आगे वाले स्टेप में जो 9, 10, 11 और 12 वाले हैं। ठीक है, यानी जो अगला स्टेज होगा, चौथा स्टेज, इसको हम लोग कौन सा स्टेज कहेंगे, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने नहीं जीके पढ़ा रहे। ठीक, हाँ आप लोगों से पहले ही बता दिया जा रहा है। देखिए बाबू, इसमें जो सेकेंडरी स्टेज होगी ना, ये कितने ईयर की होगी, 4 ईयर्स, यानी 4 साल। इसमें क्या होगा, न्यू स्ट्रीम, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा। इसमें बच्चा किस क्लास से पढ़ेगा, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक, इसमें आप लोग को सबसे अच्छी चीज़ ये जानना है कि इसमें एग्जाम जो होंगे हर महीने होंगे, जिसको हम लोग एनुअल ना कह के क्या कहते हैं, सेमेस्टर वाइज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम जो होंगे एनुअली नहीं होंगे, कैसे होंगे, सेमेस्टर। ठीक है ना, और प्रत्येक कितने महीने पे, 6 महीने पे। ठीक है ना, प्रत्येक 6 महीने पे एग्जाम लिए जाएंगे, एनुअली नहीं लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे, सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा। इसमें जो नो स्ट्रीम का मतलब होता है ना, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल एंट्री की जाएगी। मल्टीपल एंट्री कहने का मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए, हम लोग अभी तक क्या करते थे कि अगर साइंस में जो बच्चा 10th में बायोलॉजी लिया है तो मैथ नहीं ले सकता था। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप चाहें तो एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आप मैथ ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए,
बायो ले लीजिए, बच्चियां हैं तो आप होम साइंस ले लीजिए, होम साइंस के साथ भी आप मैथ ले सकती हैं। इसी में किसी प्रकार का बांड नहीं है, मल्टीपल एंट्री में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। सबसे मुख्य बात इसमें यह है बाबू कि इसमें जुटा फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है ना। फॉरेन लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? विदेशी भाषा। विदेशी भाषा को एक को पढ़ना है, ठीक है ना। विदेशी भाषा को भी इसमें क्या करना है? एक चीज़ पढ़ना है इसमें। विदेशी भाषा इसलिए पढ़ना है क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ से बाहर कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, किसी वैज्ञानिक ही बनकर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे वहाँ की भाषा आनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो विदेशी भाषा कहने का मतलब यह कि अब जैसे अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले जो भारत और चीन के साथ विवाद हुआ था, उसमें चीनी लैंग्वेज पे क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया है ना, जो फैसला कुछ हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो अगर भारत चीन भाषा अगर चलेगी चाइनीज़ भाषा यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ की चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे, वहाँ के जो प्लान्स होंगे हम सुनेंगे समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, वो बैंड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए फॉरेन लैंग्वेज भी यानी एक विदेशी भाषा भी इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से हम लोग जब ये क्या क्वालिफाई कर लेंगे, हम लोग 12th तक पास कर चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग पहुंचेंगे किस में? ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेजुएशन का जो प्लान था क्या था? ग्रेजुएशन भी कितने साल का होगा? 4 साल का होगा, ठीक है ना। अभी तक कितना ग्रेजुएशन होता था? 3 साल का होता था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे 4 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है। जो पहला साल पास करेगा ना, केवल अगर फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अगर 1 साल पढ़ के आप ग्रेजुएशन को छोड़ दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। आप सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ रहे हैं, यानी सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप लोगों को मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री, ठीक है ना। अगर सेकेंड ईयर आप पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर थर्ड ईयर आप छोड़ रहे हैं, ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी आपको। जो चौथा साल होगा वो, आखिर ये तीनों सालों के बारे में तो हम लोग जानते थे 3 साल का होता था, लेकिन जो चौथा साल होगा ना, ये क्या होगा? 4th ईयर जो आप पढ़ लेंगे ना, ग्रेजुएट रिसर्च, यानी एकदम आप मास्टरमाइंड इसके हो जाएंगे, रिसर्च कर लेंगे आप, ठीक है ना, ग्रेजुएशन पे, ठीक। यानी 4 साल का आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ग्रेजुएशन। तो अब कुछ आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि जब हम 4 साल का ग्रेजुएशन पढ़ेंगे तब तो हमारा 1 साल बढ़ गया। ऐसा नहीं है। जब आप आगे पीजी की डिग्री लेने जाएंगे, पीजी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन में आप लोग जानते होंगे बीए बीएससी या बीकॉम होता है, बीए बीएससी या बीकॉम। इसमें भी वही मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल एंट्री है। मल्टीपल एंट्री कहने का अर्थ ये है कि ये नहीं है कि अगर आप जो बीए पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र ऐसा ही लेना पड़ेगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ले सकते हैं। नहीं, अगर आपका 12th तक इंटरेस्ट अच्छा रहा फिजिक्स में तो आप एक सब्जेक्ट फिजिक्स का ले लीजिए, बीकॉम से अकाउंटिंग ले लीजिए और इससे हिस्ट्री ले लीजिए, इसी तीनों से ग्रेजुएशन आप कर लीजिए, ठीक है ना। आप तीनों में से बीएससी, बीए, बीकॉम, तीनों में से आप किसी भी ब्रांच से आप क्या कर सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार, ठीक है, अब देखिए जब ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा वो जब पीजी में जाएगा, यानी पीजी मतलब एमए, एमएससी या एमकॉम, जो पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा ना उसकी हो जाएगी 1 ईयर या 2 ईयर। 1 ईयर किसके लिए होगी, 2 ईयर किसके लिए होगी, बता रहे हैं आपको। 1 या 2 ईयर जो भी स्टूडेंट अगर 3rd ईयर करके छोड़ दिया है, यानी जो ग्रेजुएशन डिग्री ले चुका है, ठीक है ना, जो 3rd ईयर पास करके छोड़ देगा उसकी पीजी की डिग्री कितने ईयर की होगी, 2 साल की होगी। और जो बच्चा अगर 4 साल की डिग्री लिया है
ग्रेजुएशन उसने रिसर्च किया है तो उसके लिए अगर ऐसे पास किया है तो उसके लिए कितने साल की हो जाएगी, 1 साल का पीजी कोर्स किया जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग इसको बढ़िया समझिएगा, जो पीजी कोर्स होगी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, अगर जो बच्चा जो पीजी होगा 1 या 2 साल का होगा, यानी 2 साल वाला भी पीजी रहेगा, 1 साल वाला भी पीजी रहेगा। जो लड़का 3rd ईयर पढ़ के छोड़ दिया है, ग्रेजुएशन डिग्री पा के ले छोड़ दिया है, उसके लिए कितने साल का, 2 साल का होगा। और जो बच्चा 4 साल किया है यानी रिसर्च किया है, उसके लिए कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। ठीक है ना, पीजी कोर्स उसके लिए 1 साल का होगा। अब आपके मन में आता होगा कि क्या आप अगर 3rd ईयर पढ़ के छोड़ दिए हैं, 4th ईयर पढ़े हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये बताइए इसमें जो सबसे खास बात है ना, ग्रेजुएशन में ही आपको बता दें री एंट्री की सुविधा है। ठीक है ना, री एंट्री की सुविधा का मतलब ये होता है, ठीक है ना, री एंट्री को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्या है री एंट्री? अभी तक ये सुविधा नहीं दी जा रही है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 2nd ईयर आपने पढ़ा और किसी इकोनॉमिकल वजह से, आप फिजिकल वजह से, जैसे भी आपको मजबूरी पड़ी, आपको छोड़ना पड़ा, 2nd ईयर के बाद आपने छोड़ दिया ग्रेजुएशन की डिग्री, आप 3 साल 4 साल बाहर नौकरी करने लगे, आप उसमें कर नहीं पाए। ठीक है, जब 2 साल 3 साल आप कर नहीं पाएंगे ना, गैप कर जाएंगे, इस समय अभी आप लोग को एंट्री नहीं मिलती है ना ग्रेजुएशन में, फिर से आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन नई शिक्षा पॉलिसी जो है, ठीक है ना, एनईपी में, इसमें आप री एंट्री ले सकते हैं। यानी आप 3rd ईयर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा करके गया था, तो आएंगे आप ग्रेजुएशन डिग्री क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, यानी फिर से ग्रेजुएशन डिग्री में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद से पीजी करेंगे आप, एमए, एमएससी, एमकॉम वाला ट्रेड, इसमें भी आप मल्टीपल एंट्री है। यानी आपको इससे मतलब नहीं है कि आप साइंस के हैं, किससे हैं, आपने एमएससी कर बीएससी करके आया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, आप चाहें तो तुरंत पीजी कर लीजिए, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, आप जैसे मन करे आप उससे इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, नई शिक्षा नीति में एक खास बात यह है कि इसमें एमफिल जो होता था ना, इस डिग्री को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है ना, जो एमफिल डिग्री होती थी इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और पीएचडी कितने साल की होती है, ऐसे पीएचडी जो होती है ना, ये 4 साल की डिग्री होती है। बाकी सेम एज कंडीशन चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें खास बात बस ग्रेजुएशन वाले में ध्यान देना है, सबसे जरूरी चीज़ ये है। और री एंट्री जो होगी ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसमें क्या था, अब इसके बता रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या थी, आपको इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इससे कमियां क्या हैं। ठीक है ना, 1-2 चीज़ पढ़ेंगे, कुछ कमियां भी हैं, तो इसको पहले हम लोग जान जाते हैं, इसको नोट करिए, आगे हम बताते हैं इसके पॉजिटिव चीज़ क्या हैं, इससे फ़ायदे क्या हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज़ों को जान गया है कि हमने हाई स्कूल तक कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट कैसे कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन कैसे होगा, और पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम भी कैसे कंप्लीट होगा। अब इस जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है, यानी पॉजिटिव चीज़ हैं, देखते हैं क्या है वो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी सरकार ने कहा है कि जो अभी हम लोग जीडीपी खर्च करते हैं, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो कुल प्रोडक्ट पे जो खर्च होता है, कि जितने भी डोमेस्टिक चीज़ें होती है उस पर खर्च होता है, उसका हम लोग कितना % खर्च करेंगे शिक्षा पे, 6%। 6% शिक्षा पे खर्च होगा। अभी 2.5%, 3% तक होता था, अब कितना होगा, 6% कर दिया जाएगा। उसके बाद से दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो स्कूल फ़ी होगा, ये गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। ठीक है ना, जो स्कूल फ़ी होगी वो कौन निर्धारित करेगा, गवर्नमेंट। ये नहीं कि आप वो बहुत बड़ा विद्यालय खोल लिए हैं तो आप 5,000 8,000 रुपये महीना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की उसकी क्राइटेरिया दे के लिमिट रखी जाएगी। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि उसको घाटा लगेगा, हर चीज़ की क्राइटेरिया देखी जाएगी। इस क्राइटेरिया में आप हैं तो आप अधिकतम इतना रुपया ले सकते हैं मंथली, उससे आगे आप नहीं ले सकते हैं, उसके आप पे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ देखते हुए उसके बाद से सबसे अच्छी बात है जो इसका रिजल्ट बनेगा ना, रिजल्ट बहुत ही रोचक बनने वाला है। इसलिए रोचक बनने वाला है कि सबसे पहले तो इसमें जो रिजल्ट होगा ये सेल्फ पे बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद से आपका मार्क्स देखा जाएगा। सेल्फ कहने का मतलब ये है बाबू स्वयं, आपके स्वयं से पूछा जाए, क्योंकि आप मनुष्य धरती पे एक ही आदमी है जिससे आदमी झूठ नहीं बोलता है, वो है अपने आप। अपने आप से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए अपने आप को अगर देना होगा अपने बिहार पे तो आप कितना नंबर देंगे, वो नंबर भी इसमें क्या होगा, अटेस्ट होगा, ठीक है ना। यानी सेल्फ स्वयं का भी नंबर होगा, जो मार्क्स आएंगे वो होंगे। उसके बाद से जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके दोस्त मित्र यानी जो होंगे, ठीक, उससे भी पूछा जाएगा कि बताइए इनको कितना नंबर दिया जाए। इससे क्या होगा, भाईचारे की भावना रहेगी, आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। जब 12th तक इस प्रकार की अगर सुविधाएं रहेंगी कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो आगे तो आप बिल्कुल ही गलत नहीं करेंगे। तो आप अपने दोस्ती मित्रता में भी कहीं आप दोस्त नहीं आने देंगे, क्योंकि उससे भी क्या मिलने वाला है, आपको मार्क्स मिलने वाला है, रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद से टीचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी आपके क्या करेंगे, अध्यापक से भी पूछा जाएगा, आपका अध्यापक भी आपको नंबर देगा कि हाँ ये बच्चा रेगुलरिटी में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, बिहेव इसका कैसा है, ठीक है ना, डिसिप्लिन में रहता है कि नहीं, वो टीचर भी आपको नंबर देगा। ये चारों लोगों से मिल के ही क्या बनेगा, आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना। यानी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जीडीपी का 6% जो होगा इस पर शिक्षा पे खर्च होगा। स्कूल फी जो होगी कौन, सर गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, ठीक है ना। लेकिन इसका ये नहीं है कि जितना गवर्नमेंट कह देगी उतना आपको लेना है, उसकी भी एक क्राइटेरिया होगी कि अगर इस स्कूल इस चीज़ के हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी सुविधाएं ये फैसिलिटी के अनुसार, आपकी जितनी फैकल्टी फैसिलिटी अच्छी होगी उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, निर्धारित कर देगी सरकार कि हाँ आपको यही फ़ी लेनी है, अधिकतम आप इतना ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। रिजल्ट आपका ये है, रिजल्ट में आपको सेल्फ स्वयं भी पूछा जाएगा, मार्क्स भी दिया जाएगा, दोस्त मित्र से भी पूछा जाएगा और अध्यापकों से पूछा जाएगा। उसके बाद से इसमें इस सबसे अच्छी चीज़ है कि 4 ईयर ट्रेनिंग होगी, किसकी, टीचर्स की। अध्यापकों के लिए 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी शिक्षा प्रशिक्षण कार्य को उचित ढंग से अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद से आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में चौथा काम ये बताया गया है कि जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, उच्च शिक्षा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो IIT है, मेडिकल कोर है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो उच्च शिक्षा होगा ना उसमें 350 करोड़ सीटों की वृद्धि की जाएगी, ठीक है ना। 350 करोड़ सीटों की क्या कर दी जाएगी, वृद्धि की जाएगी। इससे क्या होंगे, नए नए आदमी रोजगार परक होंगे, कुछ चीज़ों की स्किल जो होगी बढ़ेगी। उसके बाद से अगली चीज़ ये है कि जो टॉप 50 यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है ना, टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो हैं, ठीक है ना, उसको भारत में ये जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं उसको भी भारत में क्या होगी, ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो भी मतलब नालंदा तो यहीं की है, ऑक्सफोर्ड जो है, ठीक है ना, जो बाहर की हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर आएगी तो भारत में अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलना चाहेगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन हाँ उसकी भी क्राइटेरिया है कि टॉप 50 में उसका होना चाहिए, ठीक है ना। जो बिना काम की यूनिवर्सिटी है, मान नीदरलैंड कोई यूनिवर्सिटी ला के रख दिया, उसका कोई माने ही नहीं है, तो आप उसको नहीं देंगे। टॉप 50 में जो भारत के टॉप 50 या वर्ल्ड के टॉप 50 जो होंगे ना, वो भारत में जो है वो तो यहीं पे हैं, लेकिन जो टॉप वर्ल्ड के होंगे 50 वो यूनिवर्सिटी अगर भारत में आके अपना ब्रांच खोलना चाहती है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, अनुमति प्रदान कर देंगे, ठीक है। और इसकी निगेटिव थिंकिंग एकमात्र बहुत, चूँकि इसकी निगेटिव थिंकिंग नहीं कही जाएगी, लेकिन आप लोग बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि आप लोगों ने देखा है कि शिक्षा नीति को आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसमें कहीं इंग्लिश पे बल नहीं दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज पे बल नहीं दिया गया है। यानी यही इसकी कमी लोग मानते हैं कि इंग्लिश की इसमें इम्पोर्टेंस कम दी गई है, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कम हुई है, ठीक है ना। इंग्लिश की इसमें इंपॉर्टेंस क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है ना। तो ये था नई शिक्षा नीति।
और इसको अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ, आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे, इसको नोट कर लीजिए।